नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एससीएस एकेडमी में। दोस्तों, मेरा नाम है पंकज शर्मा और डिस्कस करता हूं मैं आप लोगों के साथ इस क्लास में एमपीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस को। दोस्तों, एमपीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस पर वर्तमान में हमारी 10वीं यूनिट पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। और जब आप इस 10वीं यूनिट के सिलेबस को देखते हैं तो यहाँ आपको मध्य प्रदेश की जनजातीय व्यवस्था पर आधारित टॉपिक दिखाई पड़ते हैं। लगातार इस लेक्चर सीरीज में हम इस यूनिट के टॉपिक को कवर करते चले आ रहे हैं और काफी सारे टॉपिक हम इसके कवर कर चुके हैं और हमारा इसका अंतिम टॉपिक बाकी है जिसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ये जो टॉपिक बचा हुआ है इसका शीर्षक है दोस्तों साहित्यकार एवं उनकी कृतियां। जब हम मध्य प्रदेश की पृष्ठभूमि को देखते हैं, साहित्यिक दृष्टि से मध्य प्रदेश के योगदान को देखते हैं तो मध्य प्रदेश के कई सारे ऐसे साहित्यकार हमें दिखाई पड़ते हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश की ओर से देश के साहित्य को समृद्ध करने में योगदान दिया है, एक अहम भूमिका निभाई है। ये साहित्यकार हम दो दृष्टि से देखने वाले हैं। एक तो हम मध्य प्रदेश की सामान्य जीके की दृष्टि से सभी साहित्यकार को देखेंगे और दूसरा इसकी जनजातीय पृष्ठभूमि से लिंक करेंगे। जनजातीय पृष्ठभूमि से लिंक करेंगे और साथ ही साथ हम इसको मध्य प्रदेश के लोक साहित्य से जोड़कर देखेंगे ताकि इस जो यूनिट है इसमें दिए गए किसी भी रूप में टॉपिक के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर ना जाए दोस्तों। और जब आप मध्य प्रदेश के साहित्यकारों को देखते हैं तो हम इसे मूल रूप से 3 भागों में देखते हैं और चौथा भाग हम इसके लोक साहित्यकार के तौर पर देखते हैं। तो देखिए, यहां पर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे प्राचीन कालीन साहित्यकार, फिर हम लोग बात करेंगे मध्यकालीन साहित्यकार, फिर हम बात करेंगे आधुनिक कालीन साहित्यकारों की और फिर हम बात करेंगे लोक साहित्यकारों की। देखिए, जब प्राचीन कालीन साहित्यकार की बात करते हैं तो विशेष तौर पर ये वो काल रहा जब संस्कृत में साहित्य रचना को महत्वपूर्ण माना जाता था। यहां आपको बोल सकते हैं कि कालिदास जैसे महान संस्कृत के साहित्यकार देखने को मिलेंगे। हम यहाँ कालिदास जी के बारे में समस्त चीजों को देखेंगे, बात करेंगे कि किस प्रकार से कालिदास जी ने 7 प्रमुख रचनाएं की। ये 7 प्रमुख रचनाएं जो की हैं कालिदास जी ने, इसमें 2 महाकाव्य, 2 खंड काव्य और 3 नाटकों की रचना दिखाई पड़ती है संस्कृत में। कालिदास जी पर तो डिस्कशन करेंगे ही, एक एक करके इनकी सभी चीजों को हम लोग यहाँ समझने वाले हैं और साथ ही साथ फिर प्राचीन काल के दूसरे साहित्यकारों को भी डिटेल में देखेंगे। आप लोगों को ये जो पूरा टॉपिक होगा ये 3 अलग अलग पार्ट में दिखाई पड़ेगा। जैसे कि पहला पार्ट जो आज का हमारा पार्ट है, पार्ट 1, इसमें हम लोग प्राचीन काल के साहित्यकारों को और उनकी रचनाओं को देखेंगे। पार्ट 2 जो रहेगा दोस्तों, इस पार्ट 2 में हम मध्यकालीन और लोक साहित्यकारों पर चर्चा कर लेंगे और जो पार्ट 3 होगा इसमें हम लोग आधुनिक कालीन साहित्यकारों पर चर्चा करेंगे। तो ऐसे 3 पार्ट में हमारा ये लेक्चर आएगा। लगातार हम ये लेक्चर करेंगे और आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक बेहतर तरीके से समझा देंगे जिससे कि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन यहां से आ जाए वो छूटेगा नहीं। न केवल पीएससी प्री के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बल्कि अगर आप एक दिवसीय एग्जाम देते हैं, जैसे कि एमपीएसआई का अगर आप पेपर देते हैं, आने वाले समय में आपको एमपीएसआई की वैकेंसीज देखने को मिलने वाली, साथ ही साथ महिला पर्यवेक्षक की भी आपको वैकेंसीज देखने वाली, तो वहां भी आपको हिंदी के पेपर में ये साहित्यकार और उनकी रचनाएं जो है वो पूछी जाती है। तो इस दृष्टि से भी ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ऐसे आपके सहपाठी या ऐसे आपके परिचित लोग जो इन एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, आप उनसे भी इस लेक्चर को शेयर करिएगा। रही बात इस लेक्चर के नोट्स की, तो लेक्चर के लिंक में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक पर क्लिक करिए और जाकर टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। जैसे ही हम इसके नोट्स भेजेंगे आप तक नोट्स पहुंच जाएंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा, क्योंकि बेहतर नोट्स के साथ ही आप बेहतर तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारी योजना रहेगी इस टॉपिक को कंप्लीट करने की दोस्तों। और शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे प्राचीन कालीन साहित्यकारों को लेकर। ठीक है, जब हम प्राचीन कालीन साहित्यकारों की बात करते हैं दोस्तों तो यहां हम लोगों को दिखाई पड़ेंगे कौन? कालिदास जी। फिर भर्तृहरि के बारे में हम बात करेंगे, बाणभट्ट के बारे में बात करेंगे, भवभूति के बारे में बात करेंगे और राजशेखर की बात करेंगे। ये सभी प्राचीन कालीन साहित्यकार हैं। क्लियर है? एक एक कर पर इन पर चर्चा की जाएगी डिटेल में। और इसके बाद फिर हम बात करेंगे किस पर? मध्यकालीन साहित्यकारों पर। आचार्य केशव, पद्माकर जी, भूषण और राजा भोज के बारे में डिटेल में देखेंगे। इनके जीवन को भी देखेंगे, प्रारंभिक अवस्था में जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुई, और इनकी रचनाओं को भी देखेंगे कि कौन कौन सी रचनाएं
किस भाषा में इन्होंने रची हैं दोस्तों, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे आधुनिक कालीन साहित्यकारों की। तो आधुनिक कालीन साहित्यकारों की सूची बहुत लंबी है। क्यों? क्योंकि भारत में आजादी के पहले और आजादी के बाद हम देखें कई सारे ऐसे साहित्यकार हुए हैं जिनकी पृष्ठभूमि मध्य प्रदेश से है और इन्होंने साहित्य की रचना में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है। न केवल इन्होंने साहित्य रचने का काम किया है, बल्कि इसमें कई सारे ऐसे भी साहित्यकार हैं दोस्तों जिन्होंने भारत के राष्ट्रीय संघर्ष, स्वतंत्रता संघर्ष में भी योगदान दिया है। अपनी रचनाओं के माध्यम से देश में राष्ट्रवाद की भावनाओं को बढ़ाने का काम किया है। कई सारे ऐसे भी साहित्यकार हैं हमारे मध्य प्रदेश के जो अपने विभिन्न आंदोलनों में भूमिका के कारण लंबे समय तक जेल भी गए हैं। तो ये साहित्यकारों पर डिटेल में डिस्कशन होगी। और आजादी के बाद जब हमारे देश में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया तो कई ऐसे भी साहित्यकार रहे हैं जिन्होंने सांसद के तौर पर या विधायक के तौर पर या महापौर के तौर पर अपनी भूमिका का निर्वहन किया है। तो भारत की राजनीतिक पृष्ठभूमि से भी कई सारे साहित्यकार जो है वो जुड़े हुए हैं, जिनके बारे में हम इस लेक्चर में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। क्लियर है? आधुनिक काल में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे किसकी? माखनलाल चतुर्वेदी जी की। इनकी जीवनी, इनके प्रमुख कौन कौन सी रचनाएं डिटेल में देखेंगे। फिर बात करेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान की, बालकृष्ण शर्मा नवीन की, शरद जोशी जी की, गजानन मानव भुक्तिबोध जी की, मुल्ला रामू जी, भवानी प्रसाद मिश्र, डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी, डॉक्टर बशीर बद्र, कामता प्रसाद गुरु का जो योगदान है दोस्तों व्याकरण की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जो व्याकरण पे काम किया है उन्होंने इन्हें बहुत ज्यादा फेमस किया है। तो कामता प्रसाद गुरु जी की भी हम लोग यहाँ पर डिटेल में देखेंगे, इनकी व्याकरणिक रचनाओं पर बात करेंगे। गिरिजा कुमार माथुर जो है उनका भी मध्य प्रदेश की पृष्ठभूमि से साहित्य में एक इंपॉर्टेंट योगदान या भूमिका हमें दिखाई पड़ती है। इसके बाद हम बात करेंगे चंद्रकांत देवताले, नरेश मेहता जी, बाल कवि वैरागी, प्रभु दयाल श्रीवास्तव, हरिकृष्ण देव सरे, श्री कृष्ण सरल और फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के ऐसे साहित्यकार माने जाते हैं जो 3 बार प्रधानमंत्री के पद पर रहे। सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री कार्यकाल पर रहने का जो रिकॉर्ड है वो भी अटल जी के नाम पर ही है। और हिंदी कविताओं में जो इन्होंने काम किया है वो किसी दूसरे इतिहासकार की बात करें या साहित्यकार की बात करें उसके समतुल्य इन्हें पहुंचा देता है। तो अटल जी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अनिल माधव दवे, द्वारका प्रसाद मिश्र, माधवराव सप्रे, अमृतलाल बेगड़े, श्री केशव प्रसाद और विद्यार्थी डॉक्टर रघुवीर सिंह, ये सभी हमारे आधुनिक काल में आजादी के पहले और आजादी के बाद मध्य प्रदेश से संबंधित साहित्यकार हैं जिनसे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों। क्लियर है? इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों लोक साहित्यकारों की, जिसमें जगनिक, सिंघाजी, घाघ और इसूरी की रचनाओं को देखा जाएगा। इनके जीवन से जुड़ी इंपॉर्टेंट तथ्यों को देखा जाएगा जहां से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये लंबा डिस्कशन अलग अलग पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। मैंने पहले ही कहा है कि 3 पार्ट में ये पूरा सेक्शन हमें देखने को मिलने वाला है, हम इस पे डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेक्शन को, जिसमें हम लोग किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों? महत्वपूर्ण तौर पर प्राचीन कालीन साहित्यकारों की बात करेंगे। और प्राचीन कालीन साहित्यकारों में सबसे पहले बात होगी कालिदास, जिन्हें हम महाकवि कालिदास के नाम से जानते हैं। नाम की हम बात करें तो 2 शब्द हमें दिखाई पड़ते, एक काली और एक दास। माना जाता है कि काली के दास थे, इनकी विशेष तौर पर कृपा थी काली मां की, इसलिए इन्हें नाम कालिदास दिया गया है। और कालिदास को लेकर कहा जाता है कि ये इस दुनिया के संस्कृत के सबसे महानतम कवि हैं और इनकी तुलना शेक्सपियर से करके इन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहते हैं दोस्तों। कालिदास जी की तुलना जो शेक्सपियर से की गई है मैं इसे गलत मानता हूं। जनरली शेक्सपियर से ज्यादा अगर महानता है तो वो कालिदास में, तुलनात्मक तौर से देखें तो कालिदास अग्रणी हमें दिखाई पड़ते हैं शेक्सपियर की तुलना में। तो जिसने भी ये तुलना की है वो गलत तुलना की, बल्कि ये कहना चाहिए कि शेक्सपियर को उसके क्षेत्र का कालिदास कहा जाना चाहिए। लेकिन यहां पर हम लोग बात करें तो कालिदास जी के लिए भारत का शेक्सपियर शब्द यूज किया गया है। याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। कालिदास जी को लेकर ये कहते हैं कि प्रारंभिक समय में जीवन में ये एक मंद बुद्धि व्यक्ति के तौर पर जाने गए थे, मूर्ख की श्रेणी में इन्हें रखा जाता था। जो आपने कहानी सुनी होगी कि जिस पेड़ पर बैठे हो उसी पेड़ को काटने वाला अगर कोई रहा है व्यक्ति तो वो कालिदास जी के संदर्भ में ही है। एक्चुअल में एक राजकुमारी है जिनका नाम है
विद्योत्तम। ये विद्योत्तम जो है ये बहुत ही बुद्धिमान थी, विदुषी थी और कहीं ना कहीं इन्हें इनकी बुद्धिमत्ता पर घमंड भी था। कई बार पंडित जी इनके लिए रिश्ते लेकर गए और ये जिससे भी शादी करना चाहती थी कि वो मुझसे भी महान विद्वान हो। ऐसे में हर बार ये पंडित का या दूसरे लोगों का अपमान करके उनको भगा देती थी। एक बार पंडित ने कहा कि इसे सबक सिखाना पड़ेगा और सबक सिखाने के लिए उसने सौगंध दे ली कि भाई इसकी शादी एक महान मूर्ख से करवाऊंगा। और ऐसे में जब पंडित जी लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति एक पेड़ पर बैठा है और उसी डगाल को काट रहा है जिस पर वो बैठा हुआ है। कई बार टोकने के बाद भी वो उसी डगाल को काटते रहा और अंततः गिर गया। पंडित जी को समझ में आ गया कि भाई बहुत बड़ा मूर्ख है ये, इसी की शादी हम लोग करवा देंगे किससे, विद्योत्तम से। अब विद्योत्तम से शादी करने के लिए कहने के उसको मना लिया गया और बाद में षड्यंत्र करके शादी भी करवा दी गई। शादी के बाद जब विद्योत्तम को पता चला कि उसका पति कालिदास है वो तो मंदबुद्धि है, ऐसे में कालिदास का भयंकर अपमान किया जाता है उसकी वाइफ के द्वारा और ये अपमान कहीं ना कहीं कालिदास को बहुत बड़ी चोट देता है और उसी समय से सौगंध ले लेते हैं कालिदास कि अब मैं जाऊंगा और बहुत बड़ा विद्वान बन जाऊंगा। और बाद में संस्कृत के सबसे महानतम विद्वान के तौर पर हमें कालिदास दिखाई पड़ते हैं। तो मैं यहाँ कहता हूं कि अगर आपका कोई अपमान भी कर देता है तो उसे नकारात्मक न लेकर सकारात्मक प्रेरणा समझिए और उसका एक बहुत बड़े लेवल पर उसका कहीं ना कहीं जवाब अपने काम के माध्यम से दीजिए, एक बड़ा व्यक्तित्व के तौर पर उभर के दीजिए, ना कि उसका किसी भी प्रकार से क्षति करके बदले की भावना के साथ हमें कोई काम करना। तो यहाँ पर कालिदास जी ने एक सकारात्मक प्रेरणा इससे लिया और बाद में संस्कृत के विश्व के सबसे महानतम कवि के तौर पर ये फेमस हुए। कालिदास जी ने 7 रचनाएं की। कितनी रचनाएं की? 7 रचनाएं। और ये 7 रचनाओं में 2 महाकाव्य लिखे, 2 खंड काव्य लिखे और 3 नाटक की रचना की है कालिदास जी। याद रखिएगा कालिदास जी ने सभी रचनाएं हम देखें तो किसके दरबार में रहते हुए? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त वंश के महानतम शासकों में जाने जाते हैं, जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, जिनके समय में फाहियान नामक चीनी यात्री भी आया था। तो वही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं जिनके दरबार में 9 रत्नों की हमें जानकारी मिलती है और 9 रत्नों में से एक कालिदास से दोस्तों। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में प्राचीन काल में गुप्त साम्राज्य के समय हमें 9 रत्नों की जानकारी मिलती है। 9 रत्नों में से एक कौन रहे? कालिदास रहे, जिन्होंने 7 प्रमुख रचनाएं की, जिनमें 2 महाकाव्य, 2 खंड काव्य और 3 नाटक हमें दिखाई पड़ते हैं। यदि मैं 2 महाकाव्यों की बात करूं तो 2 महाकाव्यों में हमें एक रघुवंशम और एक कुमार संभवम दिखाई पड़ता है। कुमार संभवम और रघुवंशम। यदि मैं रघुवंश की बात करूं तो इसमें रघुवंश के 30 राजाओं का 19 अलग अलग भागों में विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें श्री राम के 4 पूर्वजों की हमें जानकारी मिलती है, जिसमें हम देखें तो हमें श्री राम के 4 पूर्वजों में सबसे पहले राजा दिलीप, फिर हमें रघु, फिर हमें रज और उसके बाद दशरथ जी की जानकारी जो है वो इस में मिलती है। किसमें? रघुवंशम। तो रघुवंश में रघुवंशम महाकाव्य में रघुवंश के 30 प्रमुख शासकों की जानकारी देते हैं। कौन? कालिदास जी। इसके बाद हम देखें तो कुमार संभवम एक और महत्वपूर्ण महाकाव्य रहा, जो किसने लिखा? कालिदास जी ने रचना की। दोनों की ही संस्कृत में रचना की थी। कुमार संभवम में कालिदास जी ने शिव पार्वती की विवाह का वर्णन किया। कुमार कार्तिकेय के जन्म की जो कहानी है वो भी इसमें दिया है। इसके अलावा तारकासुर का वध है उसकी कथा भी इसी में है। साथ ही साथ हिमालय पर्वत का भी विस्तार से वर्णन हमें कुमार संभवम में देखने को मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो ये जानकारी हमें कालिदास जी के महाकाव्यों से मिलती है। कौन से महाकाव्य? रघुवंशम और कुमार संभवम। ठीक है। अच्छा, इन 2 महाकाव्यों के बाद हम नाटकों की बात करें। 3 नाटक जो लिखे थे कालिदास जी ने। कितने नाटक लिखे टोटल? 3 नाटक की रचना की कालिदास जी ने। अब ये 3 नाटक जो रहे कालिदास जी के, इसमें नंबर 1 पर आप देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम। ये जो नाटक लिखा इसमें एक तो दुष्यंत और दूसरा शाकुंतला, इनके प्रेम प्रसंग का वर्णन मिलता है। दुष्यंत कौन है? तो हस्तिनापुर के शासक हैं और शाकुंतला कौन है? महर्षि कण्व की पुत्री हैं। इनके प्रेम प्रसंग की डिटेल में जो
कथा है वो अभिज्ञान शकुंतलम नाटक में वर्णित की गई है कालिदास जी के द्वारा। और इनके ही पुत्र हुए कौन? भरत। ये जो भरत हुए ये वो हैं जिनके नाम पर भारत का नाम पड़ा है दोस्तों। क्लियर है? तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम की डिटेल रही। अभिज्ञान शाकुंतलम के बाद मालविकाग्नि मित्रम, मालविकाग्नि मित्रम जो है ये दूसरा नाटक हम देखते हैं किसका? कालिदास जी का। किसके अलावा? अभिज्ञान शाकुंतलम के अलावा। मालविकाग्नि मित्रम में एक तरफ मालविका और दूसरी तरफ अग्निमित्र शुंग की जानकारी मिलती है। ये अग्निमित्र शुंग कौन है? तो शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के पुत्र थे अग्निमित्र शुंग। इनकी जो कहानी रही मालविका के साथ उसके बारे में डिटेल में चर्चा की है। मालविका अग्निमित्रम एक महत्वपूर्ण नाटक है कालिदास जी का, और इससे शुंग वंश के बारे में भी हम लोगों को जानकारी मिलती है। और तीसरा जो नाटक है वो है विक्रमोवर्षियम। याद रखिएगा, तीसरा नाटक है विक्रमोवर्षियम। ये किसका नाटक है? कालिदास जी का तीसरा महत्वपूर्ण नाटक है। ये विक्रमोवर्षियम जो है ये 5 अंक में विभाजित है दोस्तों। कितने अंक में? 5 अंक में विभाजित है। श्रृंगार रस की प्रधानता हमें दिखाई पड़ती है विक्रमोवर्षियम में। और पुरुरवा राजा जो थे, इनका नाम क्या है? पुरुरवा। ये पृथ्वीलोक के राजा थे। और इसमें उर्वशी की जो प्रेम प्रसंग है, ये प्रेम कथा का वर्णन हमें दिखाई पड़ता है विक्रमोवर्षियम में। उर्वशी कौन है? स्वर्ग की अप्सरा है। और राजा पुरुरवा कौन है? ये पृथ्वीलोक के राजा हैं। उर्वशी जब पृथ्वीलोक भ्रमण के लिए आती है तो वो इनको देखती है, और कहीं ना कहीं तब से इनके मन में पुरुरवा है। नारद मुनि जी से भी पुरुरवा के बारे में, उनकी वीरता के बारे में, उनकी शालीनता के बारे में कहीं ना कहीं उर्वशी सुन चुकी थी। और एक बार ऐसा हुआ कि उर्वशी ने स्वर्ग में देवराज इंद्र के सामने पुरुरवा का नाम ले लिया, तो देवराज इंद्र ने उन्हें स्वर्ग से पृथ्वीलोक पर भगा दिया शाप देकर। अब वो स्वर्ग नहीं जा सकते, तो ऐसे में उन्होंने पुरुरवा के साथ अपना जीवन व्यतीत किया। तो ये जो कहानी है, ये चर्चा जो है वो हमें विक्रमोवर्षियम नाटक में दिखाई पड़ती है दोस्तों। याद रखिएगा, तीनों के तीनों कालिदास जी के महत्वपूर्ण नाटक हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें तो कालिदास जी ने 2 खंड काव्य की रचना भी की है। और 2 खंड काव्य को जब हम देखते हैं तो इसमें एक हमें मिलता है दोस्तों ऋतु संहारम, और ऋतु संहारम के बाद दूसरा हमें मिलता है मेघदूतम। तो मेघदूतम और ऋतु संहारम 2 खंड काव्य हैं कालिदास के। ऋतु संहारम जो है ये प्रकृति का, इसमें हम लोग चर्चा देखते हैं, और इसमें हम लोग बसंत ऋतु का वर्णन देखेंगे, जिसमें वसंत ऋतु को ऋतुराज कहा है कालिदास जी ने। और 6 ऋतुओं का वर्णन किया है भारत में कालिदास जी ने ऋतु संहारम में। साथ ही साथ मेघदूतम जो है, ये मेघदूतम भी प्रेम प्रसंग पर आधारित है दोस्तों। इसमें कहीं ना कहीं बोले यक्ष जो हैं, इनकी प्रेमिका से इनके प्रेम संवाद को दर्शाया गया है। कहा जाता है इसके अनुसार कि यक्ष जो थे, इन्होंने अपनी प्रेमिका को समगिरी किसके संदर्भ में शब्द यूज किया गया है? विंध्याचल के। तो कहते हैं कि यक्ष ने समगिरी या विंध्याचल से अपनी प्रेमिका को मेघ के माध्यम से संदेश भेजा था, और मेघ के माध्यम से संदेश भेजा था। उसका पूरी कथा जो है हमें मेघदूतम में मिलती है। प्रकृति का मानवीकृत वर्णन जो है वो हमें मेघदूतम में कालिदास जी ने प्रस्तुत किया है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कालिदास जी के महत्वपूर्ण 2 महाकाव्य, 2 खंड काव्य और 3 नाटक रहे, जिसकी विषय वस्तु के साथ मैंने आपको बताया संस्कृत में ये इन्होंने लिखे थे। इसके बाद हम देखें तो कालिदास के कुछ अन्य रचनाएं भी हैं, जैसे चंडिका दंडक बोले, ज्योतिर्विधाभरण बोले, दुर्घट काव्य बोले, नलोदय कहें, नवरत्नमाला कहें, पुरुष बाण विलास कहें, रत्नकोश, मकरंदस्व, राक्षस काव्य, श्रृंगार तिलक, श्रृंगार रसाष्टक, श्रृंगार सार काव्य, सेतुबंध, लक्ष्मीस्तव आदि। इसके अलावा आषाढ़ का एक दिन, ये जरूर याद रखिएगा कि आषाढ़ का एक दिन जो है ये हिंदी के लेखक रहे जिनका नाम था मोहन राकेश। इन्होंने कालिदास के जीवन पर एक नाटक लिखा है। तो कालिदास ने महत्वपूर्ण 3 नाटक लिखे, लेकिन कालिदास के जीवन पर नाटक जो लिख दे वो व्यक्ति है हिंदी के लेखक मोहन राकेश, और उस नाटक का नाम है आषाढ़ का एक दिन। तो ये डिटेल चर्चा रही कालिदास जी की।
जिन्हें हमने एक मंद बुद्धि व्यक्ति के तौर पर प्रारंभ में देखा और परिणाम था एक अपमान की घटना के बाद वो विश्व के सबसे महानतम, सबसे श्रेष्ठतम संस्कृत के विद्वान के तौर पर फेमस होते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करें तो नेक्स्ट है कवि भर्तहरि। सबसे पहले तो जानिए कि जो भर्तहरि की हम लोग बात कर रहे हैं, ये भर्तहरि है कौन? तो ये दोस्तों उज्जैन के महान शासक रहे हैं। कहाँ के शासक रहे? ये उज्जैन के शासक रहे हैं और विक्रमादित्य जो रहे वो इनके छोटे भाई थे। कहा जाता है कि भर्तहरि जो रहे इनकी पत्नी का नाम था पिंगला और पिंगला के द्वारा एक प्रकार से दगाबाजी हो गई है, कहीं ना कहीं एक धोखा हो गया है, बेवफाई इनको सामना करना पड़ा। जिस बेवफाई में कहा गया कि पिंगला जो उसका अफेयर जो है वो घुड़सवार जो घुड़शाला होती उसके सेवक से था। तो इस वजह से कहीं ना कहीं जीवन से इनका मोह भंग हो गया वैवाहिक, और भर्तहरि अपना पूरा शासन का जो सिस्टम है वो विक्रमादित्य को सौंपकर संन्यास के लिए चले जाते हैं। और प्रारंभ में उज्जैन के जो उदयगिरी क्षेत्र है, इनकी जो गुफाएं हैं, इन गुफाओं में इन्होंने लगभग 12 साल तक तप किया, तपस्या करते रहे और बाद में इन्होंने कई सारी रचनाएं भी की। भर्तहरि जो रहे इनकी साधना स्थली चुनार उत्तर प्रदेश को माना जाता है। याद रखिएगा कि भर्तहरि यहां से कहां हम लोग देखें, चुनार यूपी में इनकी हम लोग साधना स्थली को देखते हैं, बराबर है। और इसके बाद देखिए इनका समाधि स्थल कहां है, ये भी एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है, इनका समाधि स्थल कहां है भर्तहरि का? तो अलवर, अलवर राजस्थान में हमें समाधि स्थल भर्तहरि का दिखाई पड़ता है। इनकी जानकारी रही। इसके बाद आप लोगों को ध्यान रखना है कि मुक्तक काव्य परंपरा के सबसे अग्रणी कवि जो है वो भर्तहरि माने जाते हैं। इनके जो रचनाएं हैं उनको यहाँ पर शतक त्रय के नाम से जानते। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि शतक त्रय किसकी रचना है, तो ये भर्तहरि की रचना है, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट हैं। एक आप देखते हैं नीति शतक, दूसरा आप देखते हैं श्रृंगार शतक, तीसरा आप देखते हैं वैराग्य शतक। तो ये तीनों के तीनों जो शतक हैं ये शतक त्रय माने जाते हैं और ये तीनों रचनाएं जो भर्तहरि की है। नीति शतक जो है दोस्तों इसमें 102 श्लोक, श्रृंगार शतक में 104 श्लोक और वैराग्य शतक में 107 श्लोक दिए गए हैं। याद रखिएगा कि जो नीति शतक है ना, इसमें धन और अहंकार की निंदा की है, वहीं वैराग्य शतक में वैराग्य के प्रति कैसे आपकी एक भावना बढ़ती उसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया है कवि भर्तहरि ने, जो कि उज्जैनी के महान शासकों में शामिल थे, विक्रमादित्य के बड़े भाई रहे। इनके अन्य ग्रंथों में त्रिकांडी वाक्य पदीय है, वाक्य पदीय वृत्ति है, भाग वृत्ति है, महाभाष्य त्रिपदी है, महाभाष्य दीपिका है, शब्द धातु समीक्षा है, मीमांसा सूत्र वृत्ति है, वेदांत सूत्र वृत्ति है, या भट्टी काव्य जो है वो इनकी अन्य रचनाएं हैं किसकी? भर्तहरि की। तो हम लोगों ने भर्तहरि की यहाँ पर हम लोगों ने क्या व्यवस्था देखी है और यहां से भी हमें एक संदेश मिलता है। जैसे हमने देखा कि कालिदास की पत्नी ने कालिदास के साथ दुर्व्यवहार किया, कालिदास का अपमान किया, तो कालिदास ने इसे अपमान को ग्रहण किया और अपमान की उस आग में चलकर किसी का नुकसान नहीं किया, अपने आप को बेहतर करने की तरफ कालिदास आगे बढ़ते हैं। वैसे ही जब भर्तहरि को पता चला कि उनकी पत्नी ने उनके साथ बेवफाई की है, उसके बाद भर्तहरि ने किसी का नुकसान नहीं किया। चाहते तो राजा थे, कुछ भी आदेश देकर सब नष्ट करवा सकते थे, लेकिन वो सब चीज ना करते हुए अपने शासन को त्याग कर वैराग्य की तरफ जाते हैं और एक विद्वान के तौर पर उभरते हैं और कई सारे ग्रंथों की रचना करते थे। तो मैं फिर वही कहता हूं कि किसी भी चीज के 2 ही परिणाम आपको देखने को मिलते हैं, या तो आप उसे नकारात्मक प्रेरणा लीजिए या आप उसे सकारात्मक प्रेरणा लीजिए। नकारात्मक प्रेरणा आपको अपराधी बना देगी, नकारात्मक मार्ग पर ले जाएगी और आपका पतन वहां से हो जाएगा। और अगर आप सकारात्मक प्रेरणा लेते हैं तो यहाँ से एक आप महान व्यक्तित्व के तौर पर उभरते हैं। तो आज के जो स्टूडेंट्स हैं, आज के जो लोग हैं, बच्चे, उनको ये चीज समझना चाहिए कि आप किस प्रकार की चीजों से प्रेरित होते हैं और किस प्रकार की प्रेरणा लेते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। क्लियर? खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। कवि भर्तहरि, कवि भर्तहरि को आप लोग व्याकरणचार्य के रूप में भी जानते हैं। 3 इनकी रचनाएं हमें दिखाई पड़ती हैं, जैसे महाभाष्य टीका, वाकुपदीय, शब्द धातु समीक्षा, ये व्याकरणिक रचना है इनकी। राजस्थान के अलवर में इनकी मंदिर भी बनाया गया है
और भर्तहरि जो थे वो गोरखनाथ के शिष्य रहे, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट हम देखें भवभूति। भवभूति महान कवियों में जाने जाते हैं प्राचीन काल में, और इनका जन्म हुआ है पद्मपुर महाराष्ट्र में। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा किस कवि का जन्म महाराष्ट्र पद्मपुर से संबंधित है, तो आपको बताना है कि भवभूति का संबंध है। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि भवभूति का वास्तविक नाम क्या था, तो आपको ध्यान रखना है कि श्रीकंठ जो है वो भवभूति का वास्तविक नाम है। ये किसके दरबारी थे, तो कन्नौज के शासक यशोवर्मन के दरबारी थे। और ये यशोवर्मन कौन है, ये यशोवर्मन वही है दोस्तों जो मालवा के शासक के तौर पर जाना जाता है। ये यशोवर्मन वही है जिसने थानेश्वर के शासक हर्षवर्धन के भाई राज्यवर्धन के समय में विद्रोह किया था। कहानी यही थी कि हर्षवर्धन के जो पिता थे प्रभाकर वर्धन, उनके 3 बच्चे थे, जिसमें एक राजश्री लड़की थी, एक राज्यवर्धन लड़का बड़ा था और हर्षवर्धन छोटा बेटा था। राजश्री की शादी जो है वो गौड़ शासक, गौड़ क्षेत्र में जो शासक रहे उनसे कर दी गई, उसका नाम था ग्रहवर्मन, और ग्रहवर्मन को मार दिया था यशोवर्मन और गौड़ शासक ने मिलकर। तो ऐसी स्थिति में यशोवर्मन के साथ जो है वो युद्ध होता है किसका, राज्यवर्धन का बाद में। तो ये जो यशोवर्मन है ये वही यशोवर्मन है जो पहले मालवा का शासक था, बाद में ग्रहवर्मन कन्नौज के शासक की हत्या करने के बाद ही कन्नौज पर अधिकार कर लेते, और यही कन्नौज के दरबारी के तौर पर हम भवभूति को भी देखते हैं। क्लियर है। उपाधि इनकी थी प्राचीन भारत का मिल्टन, जैसे भारत का शेक्सपियर की उपाधि आप देखते हैं, वैसे प्राचीन भारत का मिल्टन किसे कहा गया है, भवभूति कहा गया है। इनके दार्शनिकों के बीच इनका जो नाम है वो अम्बेक है। तो अम्बेक नाम से किसको जाना जाता है, भवभूति को जाना जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। संस्कृत भाषा थी और इनकी शैली थी गंभीर नाट्य की रचना। गंभीर नाट्य की रचना के लिए भवभूति को जानते हैं। इनकी रचनाओं को देखेंगे तो सबसे फेमस है मालती माधव। क्वेश्चन पूछेगा कि मालती माधव किसकी रचना है, तो मालती माधव जिसमें मालती एवं माधव के प्रेम प्रसंग का वर्णन है दोस्तों, ये भवभूति की रचना है। इसमें प्रकृति का विशेष चित्रण किया गया है। वैसे ही महावीर चरित्रम इनकी रचना है जिसमें वीर रस की प्रधानता है, राम कथा है, नाट्य कृति है ये भवभूति की। वैसे आप देखते हैं उत्तर रामचरितम संस्कृत भाषा में प्रथम दुखांत नाटक, संस्कृत भाषा में प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है, उत्तर रामचरितम था, जिसमें सीता के वनवास की कहानी मिलती है। तो एग्जाम में पूछेगा कि उत्तर रामचरितम के लेखक कौन है, इसके लेखक हैं दोस्तों भवभूति। ये भवभूति कौन से भवभूति हैं दोस्तों, जिन्होंने मालती माधव की रचना की थी, मालती माधव की रचना भी इन्होंने की थी। और उत्तर रामचरितम जो है इसको आप क्या कहते हैं, संस्कृत भाषा में लिखा गया। कौन सी भाषा में, संस्कृत भाषा में इसको लिखा गया, और ये प्रथम दुखांत नाटक के तौर पर जाना जाता। सीता जी का जो वनवास है, सीता वनवास जो है, इसकी कथा जो है वो हमें उत्तर रामचरितम में मिलती है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, पूरी कथा यहाँ दिखाई पड़ेगी, लवकुश आदि के संबंध में हमें यहाँ पूरी जानकारी मिलती है भवभूति जी के इस दुखांत नाटक से। नेक्स्ट देखें तो बाणभट्ट का नाम आता है। बाणभट्ट जो है इसके बारे में क्वेश्चन आपसे जरूर पूछ सकता है। इसकी 2 व्यवस्था है, एक तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से पूछ सकता है, दूसरा इस साहित्यकार की दृष्टि से पूछ सकता है। तो पूछेगा कि बाणभट्ट किसके दरबारी थे, तो हर्षवर्धन के दरबारी थे। हर्षवर्धन के दरबारी थे और कहां, कन्नौज के क्षेत्र में थे, यूपी। और इन्हें कई सारी उपाधियां भी दी गई, जैसे साहित्य के वनांचल का केसरी। साहित्य के वनांचल का केसरी किसे कहा गया है, बाणभट्ट को कहा गया है। वैश्यवाणी कवि चक्रपर्णी किसे कहा गया है, तो वो बाणभट्ट को कहा गया है। बाणभट्ट की रचनाओं में देखें तो हर्षचरित, ये बाणभट्ट की महत्वपूर्ण रचना रही है दोस्तों, और यहां से हमें हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है। बाणभट्ट की पहली रचना थी हर्षचरित। वहीं हम देखें तो कादंबरी, कादंबरी की रचना भी किसने की है, बाणभट्ट ने की। और याद रखिएगा कि विश्व का पहला उपन्यास जो था ना वो कादंबरी को माना जाता है। इसके अलावा मुकुट ताड़ी शतक, चंडी शतक की बात कर रही है, पार्वती परिणय की बात कर रही है, बाणभट्ट की अन्य कथाएं हैं, रचनाएं हैं जो ध्यान में रखना है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये बाणभट्ट की बात की। और बाणभट्ट के बाद हम दोस्तों बात करेंगे राजशेखर की। राजशेखर त्रिपुरी के कलचुरी युवराज, जिसका नाम था देव प्रथम, जिन्होंने 915 से 945 के बीच में शासन किया, इसके दरबार में रहते। तो किसके दरबारी थे राजशेखर,
त्रिपुरी के कलचुरी युवराज देव प्रथम के। और इन्होंने किस विधा में अपनी रचनाएं की? तो नाटक की रचना इन्होंने की है। भाषा इनकी संस्कृत रही है और इनकी रचनाओं में काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी। देखिए ये कलचुरी राजवंश के वर्णन को हम लोग देखते हैं। कौन सी? कर्पूर मंजरी। यहां से क्वेश्चन आता है कि कर्पूर मंजरी, इससे किसकी जानकारी मिलती है? तो कलचुरी राजवंश की जानकारी हम लोगों को मिलती है। किसने इसकी रचना की है? तो राजशेखर ने इनकी रचना की है। राजशेखर किसके दरबारी कवि थे? तो देव प्रथम के दरबारी कवि थे। देव प्रथम ने कब से कब तक शासन किया? तो 915 से 945 तक ईस्वी तक शासन किया है। कौन से राजवंश के थे ये? तो ये कलचुरी राजवंश के शासक थे। नाटक विधा जो थी वो इनकी प्रमुख थी। इसके अलावा बाल रामायण की बात करें या बाल भारत की बात करें, ये राजशेखर की अन्य रचनाएं हमें दिखाई पड़ती है, ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो ये हम लोगों ने दोस्तों प्राचीन कालीन साहित्यकारों को उनके साहित्य पर चर्चा की। कालिदास की बात की, भर्तृहरि की बात की, भवभूति की बात की, राजशेखर की बात की और बाणभट्ट की बात की। संस्कृत में इन्होंने रचनाएं की हैं। यहां से एक क्वेश्चन मिनिमम आपको देखने को जरूर मिलेगा, बेहतर तरीके से कर लीजिएगा। और हाँ, पीडीएफ फॉर्म में नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम की लिंक दी गई है, उसे खोलकर उसे फॉलो कर लीजिए ताकि आपको नोट्स मिलते हैं। क्लियर है? मिलता हूं अगले लेक्चर में जब आप लोगों से मध्यकालीन साहित्यकारों, उनके साहित्य पर चर्चा करूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों, जय श्री राम।